आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की। जी हां, इजराइल और ईरान के दरमियान जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन अब बात गजा की है कि गजा में क्या हो रहा है। ईरान के साथ समझौता हो गया, सीज फायर हो गया, हालांकि वो कितना स्टैंड करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन गजा में अगर देखा जाए तो वहां पे इस दौरान हमास बहुत स्ट्रांग हुई। जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग चल रही थी तो ये मौका था 12 दिन का हमास को अपने आप को स्टैंड करने का, और इस 12 दिन में हमास ने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। जो 40,000 तादाद थी, अब बताया जा रहा है कि 80,000 की तादाद हो गई है। और उनका क्या मंसूबा है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो आईडीएफ को खत्म कर रहे हैं और कैसे अब वो इजराइल के अंदर दाखिल होने का प्लान बना रहे हैं, ये तमाम जो इशू है इस पर हमने जो हमारे एक्सपर्ट हैं फजील अहमद साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर अब जो नई सूरत हाल है वो क्या है। सुनिए फजील अहमद साहब ने क्या कहा, बहुत ही कीमती बात कही उन्होंने, सुनिए। आप सही कह रहे हैं। और ये आप देखिए, अमित शुक्ला जी लिख रहे हैं और अमित शुक्ला ने लिखा है, अमित शुक्ला पाठशाला। जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल हार गया है और थक चुका है, वो गलत फहमी में है। वो अपनी तैयारी बराबर कर रहा है। एक दिन भीषण युद्ध होगा, यानी जबरदस्त, और वो इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन देखिए, असल में फजील साहब, ये सही है कि नेतन्याहू का मामला है। लेकिन अभी जिस तरह से ये भी खबर आई थी कि जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि जो मुकदमात है भ्रष्टाचार के नेतन्याहू से, वो हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू को इस बात का डर तो है कि बाहर जो कुछ है हम घर के अंदर ही नहीं बचेंगे। यहाँ हमें या तो जेल हो जाएगी और या हमें सियासत से ही उनकी पार्टी बेदखल कर देगी, जितनी मुखालफत उनके यहाँ हो रही है। तो सवाल नेतन्याहू के वजूद का भी है फजील साहब। तो ये क्या क्या देखिए होगा, क्या मुमताज इनका? भाई, मैं बार बार जब कहता हूँ ना, मेरे बहुत से दोस्त लोग भी मुझे बाद में फोन करके बोलते हैं, नेतन्याहू नेतन्याहू ने अपनी लंका जला ली, लेकिन उसका अहंकार आज भी नहीं जला। अब सोचिए कि आप उसको कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्या माइलेज है, क्या फ्यूचर है, जिसकी उम्र 85 साल हो गई और कैंसर पेशेंट है, अभी हॉस्पिटल से लौटा है। सामान्य व्यक्ति होता तो अब घर में बैठ जाता, लेकिन आज भी वो अपने पॉलिटिकल माइलेज की तलाश कर रहे, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को देख रहे कि क्या है मेरा पॉलिटिकल। अरे भाई, खुदा खुदा ही तुमको खत्म कर देगा 2-4 साल में। अब कम से कम 2-4 साल बचा है, उसमें अल्लाह अल्लाह कर लेते। लेकिन ये जब अहंकार जो है ना, वो आदमी की उम्र याद नहीं दिलाता, उसकी उम्र जो है, अहंकार जो है, उसको ये बताने नहीं देता है कि तुम्हारी उम्र 85 साल हो गई। अच्छा, नेतन्याहू क्यों परेशान है? 2 दिन, कल और परसों, आप लोग सब लोग कहते थे कि हमास के पास 40,000 कैडेट्स हैं। 80,000 कैडेट्स को लेकर के ड्रिल किया है हमास ने 2 दिन। और उस ड्रिल का टास्क क्या था? टास्क ये था कि इजराइल के अंदर कैसे दाखिल होना है। जावेद साहब, 80,000 80,000 कैडेट्स, 2 दिन ड्रिल चली है। और आर्मी की ट्रेनिंग में ड्रिल कराई और जाती है कि 82 आपको अपने हूती टास्क के, को कैसे। अब 82,000 हूती के तो 1,60,000 नहीं हो नहीं, गए। हमास ने 2 दिन का ड्रिल किया है कि इजराइल के अंदर आपको पैदल कैसे घुसना है। ये ड्रिल हुई है बाकायदा। इस टास्क के साथ ड्रिल, आर्मी के कैडेट्स को जब कोई काम करना होता है तो उस टास्क के साथ ड्रिल कराते हैं। वो हमारे मेजर साहब बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। टास्क के साथ, टास्क क्या था कि कैसे इजराइल के अंदर हमको घुसना है पैदल सेना को, इस बात की ड्रिल हुई है। 80,000 कैडेट से ड्रिल किया है, तो काफी बड़ी जगह लगी होगी, काफी लंबा चौड़ा सब हुआ होगा। और ये खबर क्या नेतन्याहू को नहीं मिली है? नेतन्याहू को ये बात डर सता रहा है कि अगर हम अभी भी अपने को कमजोर दिखाए तो ये लेबनान से, जॉर्डन से, यहाँ फिलिस्तीन से, चारों तरफ से इजराइल को घेर लेंगे। ये भी डर है। उधर अलशुरा अलशुरा ने कोई रेटिलेट नहीं किया, इसलिए भी डर है। और दूसरा कि जब 80,000 कैडेट्स ने डील कर लिया
और इनके बुलडोजर को भगा दिया। वो जो मलबा हटाने का काम कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अब तो हमारा ईरान से सीज फायर हो गया और हम कब्जा कर लें गजा को, मलबा वलबा हटा के हम इसमें तामीरी काम शुरू कर दें। लेकिन वहां भी उनको मार खानी पड़ी। उसी के चलते उसके दोनों के युद्ध में 7 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और 70 से ज्यादा घायल हैं। सिर्फ मारे ही नहीं गए, 70 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स घायल भी हैं। और हूती ने कल सुबह ही कह दिया था और आज बम मार भी दिया। अब देखिए ईरान की पॉलिसी क्या है। ईरान इतनी स्ट्रेटजी से ये वार लड़ रहे हैं कि उसको दुनिया सोच नहीं सकती है। अब ईरान ने सीज फायर कर लिया, अब शुरू हो जाएंगे हूती, हमास और लेबनान। इजराइल को चैन से नहीं बैठने देंगे। ठीक है, ईरान से सीज फायर हुआ है, लेबनान शुरू हो जाएगा, हूती शुरू हो जाएगा, हमास शुरू हो जाएगा। इजराइल को जब तक कि नेतन्याहू का अहंकार न जल जाए, लंका तो जल गई लेकिन रावण का अहंकार जलना जरूरी है। जब तक रावण नहीं मारा जाएगा तब तक लंका की विजय मानी ही नहीं जाएगी। इसलिए नेतन्याहू परेशान है। अब देख लीजिए, मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर देख लीजिएगा। अब ईरान चुप बैठेगा, अब लेबनान और हूती और हमास शुरू हो जाएगा उनको चारों तरफ से घेरने के लिए। अब ईरान चुपचाप अपना रहेगा, वो तमाशा देखेगा, लेकिन अब शुरू करेगा इनको। इसलिए कह रहा हूं ये बात कि अभी यूक्रेन में कोई मसला तय नहीं हुआ। अब यूक्रेन का अमेरिका परेशान है कि रूस से बात करो तो कहता है कि पूरा यूक्रेन चाहिए हमको, यूक्रेन से बात करो तो कहता है कि जितना हमारा राज्य जीते हैं समुद्र के किनारे वाला एरिया वो सब हमको चाहिए। ट्रंप को लग रहा था कि ये जो है रियल एस्टेट कंपनी है कि उसमें 2 लाइन बोलना है कि चलो 5 लाख डिस्काउंट करो, फ्लैट ले लो, काम खत्म। ये सियासत है, ये जंग है, ये तुम्हारे रियल एस्टेट कंपनी नहीं है कि तुम कुछ भी कर लोगे। और आज पूरी दुनिया में किसी ने अपना सत्यनिष्ठा खोया है। समझे फिरोज भाई, सत्यनिष्ठा तो समझते हैं ना आप। क्रेडिबिलिटी खत्म हुई अगर किसी की तो ट्रंप की खत्म हुई है। नेतन्याहू तो छोड़ दीजिए, आज ट्रंप के अमेरिका के लोग, उसकी अपनी पार्टी के लोग, अमेरिकन ऑफिसर्स ये तय करने को तैयार नहीं है कि हम ट्रंप की कौन सी बात माने और कौन सी बात ना माने। अभी बुला के वो कहते हैं ये कर लो, अगले दिन 1 घंटे बाद कहते हैं नहीं नहीं उसको छोड़ दो, ऐसे कर लो। इतना बड़ा राष्ट्र अमेरिका जो दुनिया का दादा बनता है, इतनी ढुलमुल विश्वास के साथ अगर कोई काम करता है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को डुबाने के लिए ईरान की जरूरत नहीं है, ना रूस की जरूरत है, ना चाइना की जरूरत है। वो तो ट्रंप ही काफी है अमेरिका को डुबाने के लिए। कोई चाइना वाइना की जरूरत नहीं, वो तो 5 साल में ट्रंप ही डुबा देंगे अमेरिका को। अब 16-16 घंटा काम करके अमेरिकन कह रहे हैं इतना टैक्स ले रहे हैं हमसे, 16 घंटा काम करके हमको जो है आप किसी तरह घर का खर्चा चल रहा है और सारा पैसा आप उड़ा रहे हो दूसरों देशों को लड़ाने में। और आपने कर किया क्या? अब मिडिल ईस्ट का जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने, ये कौन खबर उड़ा रहा है कि अरब ने धोखा दे दिया, सीरिया ने धोखा दे दिया, मिस्र ने, इजिप्ट ने, किसी ने कोई धोखा नहीं दिया है। या तो वेस्टर्न कंट्री के मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे। आम आदमी में, यहां मुसलमान भी मुझसे बात करते हैं तो वो लोग भी ऐसी बातें करने लगते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कि हम दुनिया में अगर पीछे हैं तो कुछ अपनी वजह से भी पीछे हैं। सिर्फ उसका दोषी अमेरिका और इजराइल नहीं है, कुछ हम लोग भी दोषी हैं। अगर कोई मुसलमान, इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमको ईरान के अलावा कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ ईरान जिंदाबाद बोलना है। अगर दुनिया का मुसलमान सिर्फ इतना सा कर दे, आज जो सद्दाम हुसैन के जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी, कोई मुसलमानों का चैनल भी नहीं था, एक अल जजीरा था जिसकी पहुंच बहुत कम थी, गल्फ वार में ही लोग जाने कि अल जजीरा भी कोई चैनल है। सोशल मीडिया नहीं होने से, कोई मुसलमानों का चैनल नहीं होने से एक तरफा अमेरिका और अब उसके गुर्गे लोग जीत जाते थे, लड़ाई फेल हो जाती थी, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है लड़ाई में। आज पूरी दुनिया का जो इमोशनल सपोर्ट ईरान को मिला है, उससे ईरान का हौसला बढ़ा है। और वो हौसला किसने दिया? दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के आम इंसानों ने सोशल मीडिया पर वो हौसला दिया, आपस में बात करके वो हौसला दिया। लेकिन यही हौसला पहले नहीं मिलता था, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया आज भी ये जो कह रही है कि ईरान, एक तरफ वहां जाके कह रहे कि इजराइल जीत गया, यहाँ कह रहे कि नहीं नहीं ईरान तो अपनी जगह पे ठीक है। और तमाम
जॉर्डन को कल्प्रिट बना रहे, अरब को कल्प्रिट बना रहे, मिस्र को कल्प्रिट बना रहे, आपस में अभी भी लड़ाने की खेल चल रहा है। मैं जब शुरू में हम लोग डिबेट करते थे, ओआईसी पे मुमताज भाई आप हमसे बात करते थे और भी लोग बात करते थे, तो हम बार बार कहते थे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सामने से, कुछ लोग पीछे से, मदद सब कर रहे हैं। किसको गुलामी की जिंदगी किसको अच्छी लगती है? अरब को अच्छी लग रही है, सारा पैसा अमेरिकन बैंक में रखा है। अगर आज अमेरिका पैर खींच दे, उनको तनख्वाह देने को पैसा नहीं बचेगा। जॉर्डन, कतर की गैस की यूरोपियन कंट्री को दे रहे, सारा पैसा अमेरिकन बैंक में रखा है। आज अगर वो पैर खींच देगा, उनकी तनख्वाह देने को पैसा नहीं बचेगा। इन सारी चीजों को जब ब्रिक्स, इसीलिए ब्रिक्स आ रहा है ना, ब्रिक्स इसीलिए आ रहा है, ब्रिक्स की वजह से अमेरिका परेशान है और मिडिल ईस्ट को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स के आने के बाद ही ये दोनों लोग बेचैन हुए और इसीलिए बार बार जिस दिन डॉलर में तेल बेचना बंद कर दिए, उस दिन मिडिल ईस्ट की गुलामी खत्म हो जाएगी, उस दिन आजाद हो जाएगा। इस लड़ाई से आजाद होगा, लेकिन सबसे बड़ी आजादी उस दिन मिलेगी जब मिडिल ईस्ट के लोग डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे, अपनी करेंसी में तेल बेचेंगे। ये अमेरिका, सबसे बड़ा सेटबैक जो अमेरिका को लगा है वो इस बात से लगा है कि हमारे डॉलर की वैल्यू खत्म हो रही, और जिस दिन डॉलर की वैल्यू खत्म हो गई, उस दिन अमेरिका को कौन पूछता है? पूरी दुनिया में युद्ध ना हो तो कौन उनको कौन डरता है उनसे? वो डरा के रखते हैं। इसलिए ये जो कोई मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री, मैं अरब को भी नहीं मानता, मैं जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, सभी लोगों ने मिल करके अल-शुरा को बैठा दिया, राष्ट्रपति बना दिया, 3 दिन में पहुंच गए वो। अगर ईरान का हाथ नहीं होता, रूस का हाथ नहीं होता, तो क्या अल-शुरा 15,000 लड़ाका लेके सीरिया जैसे देश को कब्जा कर लेते? ये बात तो सोचने की है ना। इसलिए कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया 3 भाग में बढ़ चुकी है। एक तरफ चाइना, रूस, ईरान और किंग जॉन और उसके साथी खड़े हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के लोग खड़े हैं, और तीसरी तरफ वेस्टर्न कंट्री जो आधी 70% दुनिया को गुलामी की जंजीरों में पिछले 100 साल से बांध के रखा है, आज उसकी बेड़ी तोड़ने का वक्त आ गया। अब उसकी बेड़ी टूटती हुई दिख रही है, इसलिए वो परेशान है। वो इन गुलामों को आजाद नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि सोना अफ्रीका का मालिक फ्रांस है, तेल अरब का मालिक अमेरिका है, गैस कतर की मालिक अमेरिका है। आपको क्या लगता है कि हवाई जहाज इन्होंने दिया है खुशी में दिया है? रिश्वत लेने का एक नया तरीका खोजा गया है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। रिश्वत लेने का एक नया तरीका खोजा गया है, क्योंकि गैस के बायर है वो, उस बायर के लिए पैसा दे करके इन्होंने जहाज दिया है गिफ्ट करके। ये सारी बातें हैं और ये हम लोग को वक्त है, ये सही है मेजर साहब ने कहा कि ये हम लोग का वक्त है सिर्फ एक बात कहने का कि ईरान जिंदाबाद, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहिए। नाजरीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट फजील अहमद साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और हालात का जायजा ले रहे थे और गाजा की सूरत हाल क्या है उस पर बात कर रहे थे। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।